नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला। गणेश गोदियाल ने साफ कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस केस का असली और कथित वीआईपी आरोपी कौन है, और अगर सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी पर आरोप लगाया गया कि सरकार पहले सबूत मिटाने का काम करती रही और अब विपक्ष से सबूत मांग रही है। दरअसल कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निष्पक्ष जांच न कराने और मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि अंकिता को इंसाफ तभी मिलेगा जब इसकी जांच सीबीआई करेगी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार से तीखे सवाल पूछे और साफ संदेश दिया कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सवाल उठते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल की प्रेस में उद्धृत उनके बयानों पर मैं अपने बातें रखूं, उससे पहले मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पीछे की पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना चाहूंगा। आप सब इस बात को जानते हैं कि जिस तारीख को अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुष्टि हुई कि उस बेटी की हत्या हो गई है, उसका शव बरामद हुआ, उससे पहले उस बेटी के गुमशुदगी के लिए उस होटल मालिक के द्वारा पटवारी चौकी में इंगित किया गया। बकौल अंकिता भंडारी के पिता उन्होंने कहा कि मुझे सूचना आई कि भाई आपकी बेटी यहाँ होटल में है नहीं, शायद कहीं भाग गई है, आप यहाँ आइए। और मैं जब वहां गया, उन्होंने कहा कि मैं जब वहां गया तो पटवारी की चौकी में मुझ पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं भंडारी जी, अंकिता भंडारी के पिताजी ये बात कह रहे हैं, मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं इस बात को मान जाऊं कि हाँ वो भाग गई है और ये रिपोर्ट में दिखा लूं कि वो भाग गई है। उन्होंने कहा कि मैंने जब इस बात को नहीं माना कि नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता है, तो मेरे पे पटवारी आया, एक कागज पे हस्ताक्षर कराने लगा। ये स्पष्ट है कि ये दबाव बनाकर इस मामले को वहीं तक रफा दफा करने की पहले कोशिश हुई है। जब ये कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और ये कोशिश परवान क्यों नहीं चढ़ी, शायद चढ़ भी जाती अगर अंकिता भंडारी का शव बरामद नहीं होता तो इस बात को स्थापित किया, पूरी तरह कर दिया गया होता कि हाँ वो लड़की कहीं भाग गई। लेकिन ये बात इसलिए स्थापित नहीं हुई, उस 2-3 दिन के जद्दोजहद में पुष्प नामक अंकिता भंडारी के मित्र ने अंकिता भंडारी के साथ व्हाट्सएप पर हुए उसके जो संदेशों का आदान प्रदान है उसको सार्वजनिक किया। और जब उसको सार्वजनिक किया और वहां पर लोकल मीडिया के साथ या लोकल मीडिया के हाथ वहां पर जब ये बात आई और तब ये बात उठी कि उसने अपने खतरे का अंदेशा जाहिर किया था, और निश्चित रूप में अब बात है कि उसकी जान को खतरा हो गया होगा, उसकी हत्या कर दी होगी, आशंका पैदा होगी। तब पुलिस के ऊपर दबाव बना, तब सरकार के ऊपर दबाव बना, और जब वहां पर बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तब सरकार ने उन पर बल का प्रयोग करते हुए, हालांकि सरकार को ये बात, ये आरोप है मेरा कि सरकार को ये बात पहले दिन से पता थी कि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है और हत्या करने का कारण भी पता था सरकार को, लेकिन सरकार ने पहले उसको इस तरह हल्के में डाइवर्ट करने की कोशिश की कि वो भाग गई। जब वो स्थापित नहीं हो पाया और पुष्प के वो जो संदेश सार्वजनिक हुए, उसके बाद सरकार पर प्रेशर आया और सरकार ने तब जाकर उसको खोजबीन हुई और अंकिता भंडारी का शव मिला। उसके बाद सरकार की कोशिश ये हुई कि अब शव तो मिल गया, अब कैसे जो सबूत है उनको नष्ट किया जाए। सरकार ने उसके बाद रात को 2:30 बजे वहां बुलडोजर भेजा और बुलडोजर भेज के वो कमरा तोड़ा गया। एक कोई शख्स था सरकार में जो उसको निगरानी कर रहा था कि क्या वो कमरा पूरी तरह टूट गया, और जब ये पता चला कि वो कमरा पूरी तरह नहीं टूटा तो तब उसमें आग भी लगाई गई और खास करके बिस्तर में आग लगाई गई। जहां जहां फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, जहां जहां
किसी तरह बाल या कोई और चीज जहां हो सकती है उन सब जगहों को आग लगाया गया। और आग लगाने के बाद फिर भी जो व्यक्ति उसको मॉनिटरिंग कर रहा था उसको वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये किया गया कि जो अवशेष थे उन अवशेषों को पानी में डाल दिया गया, स्विमिंग पूल में डाल दिया। ये कोई अपने आप संयोग नहीं था, ये ऊपर से डायरेक्टेड प्लान था, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत मिटाने के लिए पूरा जो है विधि विधान से प्लानवार इसको अंजाम दिया गया। उसके बाद ये पूरी घटनाओं को श्रेय लेने की होड़ मची और सबसे पहले प्रश्न कटघरे में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने उस श्रेय को इस रूप में लेना चाहा कि मैंने बुलडोजर ला के वहां पर उस इमारत को गिरा दिया। सबसे पहले सत्य के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उस पर मैं फिर आऊंगा। मैंने पहले कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के बयानों पर मैं फिर आऊंगा, लेकिन पौड़ी गढ़वाल पुलिस अपने उस दिन के ट्वीट में, उस दिन के सोशल मीडिया में उन्होंने इस बात को उद्धृत किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वो रिजॉर्ट तोड़ा गया। इसके बाद वहां की विधायक खुलेआम इस रूप में स्वीकार कर चुकी है और मुख्यमंत्री को इसका श्रेय दे चुकी है कि वो रिजॉर्ट मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तोड़ा गया। हमारा पहले से ये स्पष्ट आरोप है कि ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब तक सरकार में बैठे हुए लोग सत्ता पर आसीन हैं, ये कदम कदम पर इस जांच को भटकाने के लिए काम करेंगे। पहले से भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनके सत्ता में बैठे होने तक ये जांच किसी भी रूप में अंजाम तक पहुंचेगी, हमारा इस पर शक है। अब मैं मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता पर आता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी और विषय में प्रेस वार्ता रखी थी, लेकिन मैं उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री जी को इस प्रश्न पर कुरेदने की कोशिश की। मैं प्रदेश के उन तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या किसी अन्य दल के कार्यकर्ता हैं, सभी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को, उनके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश के उन स्वतंत्र पत्रकार महोदय जितने भी हैं हमारे सोशल मीडिया के और तमाम मेन मीडिया स्ट्रीम के पत्रकार हैं, जो अंकिता भंडारी प्रकरण में मुखर होकर इस प्रदेश की आवाज को उठाने में मदद कर रहे हैं, बुलंद आवाज उठा रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और स्वतंत्र रूप से उत्तराखंड के उन तमाम नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर और जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर एक बेटी के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कल जब मैं जानता नहीं किस पत्रकार महोदय ने प्रश्न पूछा, लेकिन एक प्रश्न किसी पत्रकार भाई ने पूछा, तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो इतना पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला मामला माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेस ही इस मुद्दे पर करनी चाहिए। आज दूसरे मुद्दे पर उन्होंने प्रेस रखी, वो मुद्दा उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस की एक योजना मनरेगा को वो लोग तोड़ मरोड़ कर और रिजल्ट ओरिएंटेड न हो सके वो योजना, इस प्रकार से उस योजना को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो उस पर तो हम अपना जो अभियान अलग से करेंगे, लेकिन चूंकि अंकिता भंडारी प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि हमने फिलहाल उस मनरेगा वाली बात को साइमल्टेनियस अलग से चला रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में अंकिता भंडारी प्रकरण को हम लाए। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके दूसरे इश्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सामने आ रहे हैं। बहरहाल मीडिया के सामने आने का जो उनका मकसद था वो मेन यही था कि इस पर कोई न कोई प्रश्न पूछेगा। जब उन्होंने कहा कि धन्यवाद आपने इस पर प्रश्न पूछा, और एक साथी ने वीआईपी के संबंध में प्रश्न पूछा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की
जो जवाब देने की जो बॉडी लैंग्वेज उनका था, उन्होंने इस तरह उंगली दिखाते हुए कि आप, मुझे पता है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं मैं, आप ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये धमकाने वाली मुद्रा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड की समस्त जनता और समस्त मीडिया के साथी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि मुख्यमंत्री किसी पत्रकार को धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करके आवाज को चुप कराएं। पत्रकार साथी या उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड की बातों को सामने रखते हैं, और चूंकि उत्तराखंड की बातों को सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो उनके प्रश्नों का किस तरह उत्तर दें। हम लोग यहाँ डैश पर बैठे हैं, ये आपका अधिकार है कि आप लोग कौन सा प्रश्न करें, और ये हमारा अधिकार है कि आपके प्रश्न का किस सीमा तक हमें क्या जवाब देना है, ये हम पर निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई जबरदस्ती उनके मुंह से नहीं बुलवा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रश्न है वो प्रश्न कल भी थे, वो प्रश्न आज भी है, और वो प्रश्न तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। नंबर 1, मैंने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि लोग जो लोक सेवक होते हैं, जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स आकर सरकार की ओर से सफाई दे रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के सरकार की ओर से आकर सफाई देने का जो शुरुआत हुई, उसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सरकार की तरफ से पहले स्पष्टीकरण दिया, और उसके बाद एक दूसरे भी आए थे, सोयाल जी करके, वो एडिशनल एसपी होंगे, उन्होंने आके सरकार की तरफ से सफाई दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार को भी, धामी जी को भी, और इन पुलिस के अधिकारियों को भी, कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। सीधी सीधी बात करें, इधर उधर की बात ना करें, बेमतलब की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब कल एक साथी ने सटीक प्रश्न पूछा, तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हाँ मैं समझ गया, बस बंद करो। ये क्या बात है भाई, बंद करो। इस तरह आवाजें दबाई जा रही है। हमारा स्पष्ट प्रश्न है, और वो पहला प्रश्न है डीजीपी को किया गया, और मुख्यमंत्री जी को कर रहा हूं अब, कि मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर नहर से निकालने की अगली रात को वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश पर चलवाया गया। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात से पीछे हट सकते हैं? क्योंकि उनकी पुलिस ने इसको अधिकृत रूप से लोगों के सामने रखा, जनता के सामने रखा, कि मुख्यमंत्री के आदेश से हमने बुलडोजर चलवाया। जब ये बुलडोजर चला तो पौड़ी पुलिस का ट्वीट भी है, तत्कालीन डीजीपी का भी, अशोक डीजीपी का भी होगा, पर जो मैं कल से देख रहा हूं, एक वहां के पुलिस अधीक्षक का पौड़ी के, कि भाई मुख्यमंत्री जी के आदेश से, साफ है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये तोड़ाया गया। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात से पीछे हट सकते हैं कि उस तोड़क कार्रवाई के, जलाने की कार्रवाई के और पानी में डुबाने की कार्रवाई के मुख्यमंत्री जी उसका श्रेय नहीं ले रहे थे? क्या मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं कि मैं उसका श्रेय लेने की मैंने कोशिश नहीं की? नंबर 2, अगला प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिए मुख्यमंत्री जी, और पुलिस के अधिकारी भी अगर मुख्यमंत्री के वकील बनकर अगर सामने आ रहे हैं तो इन बातों का उत्तर दीजिए। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने यदि बुलडोजर चलाने वालों के बयान दर्ज किए हों तो उत्तराखंड के नागरिकों को यह बताने का कष्ट करें कि एसआईटी की रिपोर्ट में उपरोक्त पैरा 1 के संबंध में क्या तथ्य सामने आए। मतलब जो आदेश दिए थे वो किसने दिए, बुलडोजर किसने चलवाया, क्यों? क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री जी का नाम आया है और दूसरा विधायक का नाम आया है, लोकल वहां की विधायक का नाम आया है। तो ये दोनों की क्या भूमिका थी, एसआईटी में क्या हुआ? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी 90 से ऊपर एसआईटी की जांच में 90 से ऊपर गवाह बने, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में कितने लोगों की गवाही हुई? जो महत्वपूर्ण लोग थे तोड़ने की कार्रवाई के, क्या उन लोगों की कोर्ट में गवाही हुई? और अगर नहीं हुई तो इतने महत्वपूर्ण केस में उन लोगों को गवाही से क्यों अलग कर दिया गया? जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दायर होके पूछताछ होनी थी, उनको गवाह बनाया गया, उनकी भी गवाही कोर्ट में नहीं हो रही है।
और आप कह रहे हैं कि फैसला हो गया। दूसरा, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के उनके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को ढाल बना रहे हैं कि हाई कोर्ट से यह फैसला हो चुका और जो हाई कोर्ट से फैसला हुआ वो सबको मान्य होगा। मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात को कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, सरकार को ये बात कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि कानून में यह प्रावधान है कि किसी बात का अंतिम फैसला होने के बाद भी अगर नए तथ्य सामने आए तो उसकी जांच नए सिरे से हो सकती है। और ये नया तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक ने वीआईपी के तौर पे एक व्यक्ति का नाम लिया और अपनी पत्नी से वो कहा, उनकी पत्नी ने ये बात सरेआम उजागर की है। मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस बात को भटकाने का काम करते हैं। मैंने कल की उनके प्रेस में देखा कि मुख्यमंत्री जी इस बात को भी इस रूप में भटकाने का काम कर रहे थे कि ये क्या संयोग है कि एक दिन ऑडियो रिलीज करते हैं और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ये संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शायद इसके साथ कोई मेल जोल करके बातचीत करके एक दिन पहले वो वीडियो ऑडियो रिलीज कराया और उसके अगले दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। मुख्यमंत्री ने अगर गणेश गोयल को इस तरह करके करना होता तो गणेश गोयल वो भी बोल के करता, कांग्रेस पार्टी वो भी बोल के करती। एक ऑडियो रिलीज हुआ, मैं उस दिन दिल्ली था, अगले दिन से दिल्ली था और मैंने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में बात की कि इस बारे में मुझे प्रेस करनी है और मैंने वो प्रेस की। और अगर मुख्यमंत्री है वो पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जो सर्वशक्ति, उत्तराखंड की सर्वशक्ति उनके पास है और अगर उनको ये अंदेशा है तो वो जांच करें ना, गणेश गोयल की जांच करें या कांग्रेस के किसी नेता की जांच करें जिसके बारे में उनको संदेह हो, वो जांच करें कि हमारा उससे क्या लेना देना। जो उत्तर मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो उत्तर न देके इस बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं, कल मुख्यमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो बोलने का तरीका था, तो मुझे ऐसा लगा, एक वाक्य गढ़वाली में बोलना चाहता हूं कि कई बंदे हौल हिम्मत नहीं चाह और वे कान में फिर भी चो धरियो चाह, तो बड़ी मुश्किल से वे चो तक खेचे तू, बड़ी मुश्किल से मैं लगना चाह कि मुख्यमंत्री जी भी ये हौल नहीं लगना चाहना छन पर जबरदस्ती उन्हें कान में जो धरियो ताकि उन्हें हालत हुई थी। मतलब एक कोई हल लगाने वाला बैल हो और वो हल लगाने की स्थिति में न हो, फिर भी हल्का छुआ उसके कंधे में रखा हो कि भाई तुझे हल लगाना ही है। पत्रकारों को पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि वो कहां है तो बताइए। अरे भाई एलआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तमाम क्या होते हैं एसआईटी फैसआईटी क्या क्या डिपार्टमेंट आपके पास है और आप पत्रकारों को बोल रहे हैं कि आपको जानकारी है तो आप बताइए। कल आप विपक्ष को बोलेंगे कि आपको पता है तो आप बताइए। दूसरी बात, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी के इस वक्तव्यों पर मुझे घोर आपत्ति है कि विपक्ष के पास यदि प्रूफ है तो वो सामने लाए। और घोर आपत्ति इसलिए है कि कल चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के दौरों के दौरान आम लोग नारे लगा रहे थे कि सबूत मिटाकर सबूत मांगना ये कहां का न्याय है, और दूसरा पक्ष कह रहा था अन्याय है। तो ये अन्याय है, सबूत मिटाना, जो बाकी के सबूत है उन पर बैठ जाना और उसके बाद सबूत मांगना, ये अन्याय है और ये अन्याय उत्तराखंड की सरकार कर रही है। इसलिए मेरा और भी प्रश्न थे जो अनुत्तरित है। हमने तीसरा प्रश्न ये पूछा कि क्या जांच एजेंसी या एसआईटी इस तथ्य से विज्ञ है कि रात्रि 2:30 बजे अंकिता भंडारी के मनंतरा रिसोर्ट स्थित निवास कक्ष को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा रिसोर्ट का ध्वस्तीकरण कराया गया, जिसका उनके द्वारा श्रेय लेने की कोशिश की गई। क्या एसआईटी द्वारा अपनी जांच में मुख्यमंत्री जी की इस बात का उल्लेख किया गया है? अगर एसआईटी बनी तो एसआईटी ने क्या ये तथ्य कोर्ट में रखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मैंने तुड़वाया है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच क्यों चाहिए? सीबीआई की जांच इसीलिए तो चाहिए क्योंकि जिन्होंने ये सब किया है वर्तमान एसआईटी उनके अधीन है, और चूंकि वर्तमान एसआईटी यहां के नेताओं के अधीन है
इसलिए वर्तमान एसआईटी उनके मनों के अनुरूप, उनके इच्छा के अनुरूप काम कर रही है और इसलिए तथ्य उजागर नहीं हो रहे, इसलिए वीआईपी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए सीबीआई की जांच चाहिए कि सीबीआई बिना किसी दबाव के और बिना किसी पक्षपात के सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के सिटिंग जज महोदय की निगरानी में ये जांच करे। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप से इस सीबीआई जांच की आवश्यकता के बारे में प्रदेश की जनता को आप लोगों के माध्यम से अवगत करा चुका हूं कि सीबीआई की ही जांच क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए कि प्रदेश में बैठे हुए हुक्मरान, प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए लोग जिनके अधीन एसआईटी काम करती है, उनसे परिणाम की अपेक्षा नहीं है, परिणाम की उम्मीद नहीं है। अगली बात, प्रश्न तो और भी है। प्रश्न ये है कि क्या एसआईटी ने अंकिता भंडारी एवं उसके मित्र के बीच हुई व्हाट्सएप के पूरे संदेशों की गहनता से जांच की? मेरा यह शक है कि उसमें आधे संदेशों का जिक्र किया गया और जो महत्वपूर्ण संदेश थे वीआईपी से संबंधित उनको नजरअंदाज कर दिया गया। ये क्या है? तो क्या ये जवाब देना, अगर किया गया तो उसका प्रमाण दे, सरकार उसका प्रमाण दे, पुलिस उसका प्रमाण दे। अब अगली बात पे आता हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को मिलूंगा और उसके बाद उनकी इच्छा के अनुरूप जो वो चाहेंगे वो करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्ष के इस पूरे एपिसोड के दौरान अंकिता भंडारी के माता पिता ने दर्जनों बार और यहां तक कि कोर्ट तक भी गए वो लोग कि इसकी सीबीआई जांच हो। क्या इससे माननीय मुख्यमंत्री जी वाकिफ नहीं है? मुझे उनसे जवाब चाहिए। अफसोस ये है कि वो जवाब नहीं देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता को मैं पूछूंगा, लेकिन इतने दिनों से वो दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई दर ऐसा नहीं है जिस दर पे वो नहीं गए कि इसकी जांच हो। क्या मुख्यमंत्री जी इससे वाकिफ नहीं है? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि 50 कोड़े भी खाने पड़ते हैं, 50 प्याज भी खाने पड़ते हैं, 50 मिर्चें भी खानी पड़ती हैं। और आज उत्तराखंड की सरकार इसी स्थिति में है कि वो आधे से अधिक कोड़े खा चुकी, आधे से अधिक मिर्च खा चुकी, आधे से अधिक प्याज खा चुकी और रिजल्ट ज्यों का त्यों है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तय है इस प्रदेश की जनता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में ये एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। सभी राजनीतिक दलों ने उसमें, कांग्रेस पार्टी मुख्यतः अग्रणी भूमिका में है और सभी राजनीतिक दल जो जहां हैं और राजनीतिक दलों के इतर भी सभी सामाजिक संगठन। अभी मैं बाहर देख रहा था सड़क पे करीब 500 हमारे पूर्व सैनिक भाई अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा के लिए सड़क पर नारे लगा रहे हैं। तो हर वो वर्ग, ये इस प्रदेश का कोई व्यक्ति अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग से अपने को अलग नहीं कर पाया, सब इसमें शामिल है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अब आप अपनी खाल बचाने के लिए अंत में अंकिता भंडारी के माता पिता पर बात डाल रहे हैं। आपको जांच करनी है, अनमने मन से जांच करनी है। और एक बात और बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के यहाँ के नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। अंकिता भंडारी की जांच के लिए बदलना पड़ेगा। क्यों? कि अगर ये नेतृत्व बना रहा तो ये जांच निश्चित रूप में प्रभावित होती रहेगी। इसलिए पारदर्शी जांच हो, इसलिए ये नेतृत्व बदलना पड़ेगा। और आज नहीं तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में इनको निश्चित रूप में नेतृत्व बदलना पड़ेगा, तब जाके इसकी जांच हो पाएगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता को दिए गए उनके आश्वासन को पूरा करें। उन्होंने 2 आश्वासन दिए थे। उन्होंने एक आश्वासन ये दिया था कि जो जांच वो चाहते हैं वो जांच करेंगे, और दूसरा एक आश्वासन दिया था, उसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें ढांढस बंधाया था कि हम सीबीआई जांच भी कराएंगे और जो दूसरा आश्वासन दिया था वो उसको भी पूरा करें। मुख्यमंत्री जी, आप खैरात नहीं दे रहे हो। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के नागरिकों का हक है कि उत्तराखंड के नागरिक अपने साथ हुए अन्याय के लिए आपके पास न्याय मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है या प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो किसी एक
व्यक्ति का नहीं होता, वो किसी एक तबके का नहीं होता, वो किसी एक इलाके का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश या पूरे राष्ट्र का होता है। इसलिए ये आपकी जवाबदेही बनती है कि विपक्ष के लोग जिन बातों को उठा रहे हैं, आप उन बातों का जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी के माता पिता की इच्छा के अनुसार सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, इस प्रदेश का नेतृत्व बदल हो, ताकि वो जांच प्रभावित न कर सके वो लोग जांच, और ये हमारी मांग है। अब आप लोगों के कोई प्रश्न है? मैं 2 मिनट के लिए मैं मनोज रावत जी से चाहूंगा कि वो इस पे उनके पास कुछ 1-2 इनपुट है, वो इस बारे में यहाँ पर अपने पक्ष को रखें। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद साहब। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अधिकांश विषय आदरणीय गोविंद जी द्वारा आ गए हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस का इसमें क्या रोल है। देखिए, जब अंकिता के पिता को होटल के मालिक द्वारा ये फोन गया कि आपकी बेटी कहीं चली गई है, और अंकिता के पिता पहली बार स्वर्गाश्रम में आए, और उसके बाद लगातार 3 दिन रखे उनके साथ श्री देवेंद्र सिंह राणा, अगर ऋषिकेश से कोई साथी आए हैं तो देवेंद्र सिंह राणा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनकी धर्म बस्ती जिला पंचायत की सदस्य जोंक वार्ड, स्वर्गाश्रम को जोंक वार्ड कहते हैं, जोंक वार्ड की जिला पंचायत सदस्य रही हैं, और वो खुद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं। 3 दिन लगातार वो उनके साथ खड़े थे। और इस मामले में आप लोगों को पता नहीं कितना याद है या नहीं है, लेकिन इस मामले में 2 FIR हुई। पहली FIR पटवारी चौकी पर पुलकित आर्य ने स्वयं की, जो पिता को बुला करके कहा कि भाई FIR हो गई है, और दूसरी पुलिस में FIR हुई है। तो उस दिन भी देवेंद्र सिंह राणा थे, उस दिन भी देवेंद्र सिंह राणा साथ थे, जब पुलकित आर्य के पिता जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे थे, वो स्वर्गाश्रम पुलिस थाने में कॉफी पी रहे थे, और ये बेचारे बाहर खड़े थे। और इतना तय है, अगर उस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और देवेंद्र सिंह राणा उनके साथ ही होते तो फिर से FIR दर्ज नहीं होती। दूसरी बात, जो पुलिस के रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 23 तारीख को, देखिए सब कुछ सबूत छुपाने की सब कुछ प्लानिंग है, साहब ने पूरा बता दिया आपको। 23 तारीख को बनंतरा रिजॉर्ट जब टूटा, रात को माननीय मुख्यमंत्री का, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक DGP साहब का बयान पढ़ ले, और दूसरे दिन का पुलिस का, पौड़ी पुलिस का ट्वीट, और पौड़ी पुलिस का बाकायदा प्रेस नोट पौड़ी पुलिस ने जारी किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। तो ये तो हाँ, तो पहले ही ट्वीट था, ट्वीट है DGP, तत्कालीन DGP का ट्वीट है। और अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो हमारे पास सब सुरक्षित है। तो देखिए, डेड बॉडी मिली है 24 तारीख को। 23 तारीख को FIR होने के बाद, सरदार जी SIT की घोषणा हुई है। SIT की घोषणा होने के बाद बनंतरा रिजॉर्ट, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग थी। और देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, आज तक कि आप लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होंगी, अब एडिशनल SP भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, जिस मुद्दे का जांच अधिकारी एक व्यक्ति रहा हो। अब आज वो बेचारे मुंह छुपा के भाग रहे हैं। तो ये हमारे सवाल है पुलिस से, पुलिस के DGP जो भी आजकल प्रेस कर रहे हो, या जो भी आजकल प्रेस को संबोधित कर रहे हो, वो बताएं कि सबूत मिटाना क्या कानून की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, उसके लिए क्या जांच हुई। तीसरी बात, देखिए मैं एक मामले से इसकी तुलना कर रहा हूं। इसी देहरादून में एक रणवीर इनकाउंटर मामला हुआ है। आप लोगों में से उस समय से कुछ, पंकज भाई आप तो थे, है ना, उसमें बड़े बड़े सूरमा थे। देखिए, ये उत्तराखंड की जनता को भी सोचना है, क्यों सर, कहां तो रणवीर इनकाउंटर हुआ और उस पर CBI की जांच हुई। कहा हम उत्तराखंड के लोग आए बाए में कहते हैं कि योगी जी हमारे प्रदेश के हैं। डोवाल NSA साहब, कल कहीं फोटो में देख रहा था मैं, डोवाल NSA साहब कहीं प्रसाद ग्रहण कर रहे थे दोनों। देखिए, योगी साहब तो उसी अंकेश्वर के हैं जहां अंकिता की हत्या हुई है। 3 साल से उत्तराखंड के लोग करहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम तो विपक्ष हैं, हम तो
निवेदन ही करेंगे, लेकिन वो सत्ता के सीट्स पर डोभाल साहब और योगी साहब बैठे हैं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष मैडम ऋतु भूषण खंडूड़ी का तो गांव ही और अंकिता का गांव एक गांव के दोनों। आप अगर कभी जाएंगे वहां काम करने के लिए, सड़क के नीचे मैडम खंडूड़ी का मायका है और सड़क के ऊपर के मोहल्ले में इन तीन बड़ी विभूतियों के होते हुए, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के होते हुए, और हमको अंकिता की माँ बाप को वो कह रहे साहब अंकिता की माँ बाप से पूछेंगे, श्रीनगर में रोई है वो। क्यों सर? कितना आंदोलन किया उन्होंने, भूख हड़ताल करी है, आंदोलन किया है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और आज कह रहे साहब। इसमें साफ है कांग्रेस पहले दिन से पीड़िता के साथ है और जल्दी हम इसी हफ्ते में हम पूरा इस उत्तराखंड में इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में महिला अपराध जिनमें बलात्कार के बाद हत्या, अपहरण, व्यभिचार, इन मामलों के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इतना आप नहीं समझ लीजिएगा, महिला अपराध के मामले में आज उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 1 पर है। एक अंकिता ही बहन नहीं, हमारी सारी माताएं बहनें इस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के राज में असुरक्षित हैं और असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों से है। मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हैं तो स्वागत है। पहला सवाल ये है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे प्रेसिडेंट दुष्यंत गौतम गए थे, तो जितनी भी वीडियो थी उसको हटाने का आदेश जारी किया। सोशल मीडिया से जितनी भी वीडियो है तो दुष्यंत गौतम ने लगाया थी, उसको हटाने का आदेश आया। मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने आदेश किए, कोर्ट अपना काम करते हैं, हमें कोर्ट के कामों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मैं ये चाहता हूं कि एक नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा आया है और उनको पार्टी बनाया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। क्योंकि उनका नाम आया है, एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जांच में जो सीबीआई जांच में जो सामने आए। हमें किसी के वीडियो से या किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें उससे लेना देना है कि किसके वीडियो हटाने, किसके क्या हटाने। पर इससे फर्क पड़ता है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामले में एक व्यक्ति का नाम आया, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और यहाँ के प्रभारी हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर हो। पुलिस इसमें भेदभाव कर रही है कि उत्तराखंड के नागरिकों की तो एफआईआर नहीं होने देती। अंकिता भंडारी के बारे में जो एफआईआर होनी थी उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। गणेश गोदियार को मेरे खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए पुलिस में दर दर भटकना पड़ रहा है, मेरे शिकायतों पर एफआईआर नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा हुआ आदमी एक पत्र दे रहा है और उस पर यहाँ के लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो ये पुलिस ये बताए कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए पुलिस है या उत्तराखंड के नागरिकों के लिए पुलिस है। एक बात जो कही जा रही है, एक बात यह कही जा रही है कि जो एसआईटी जांच है, अगर बाई द वे सीबीआई में कन्वर्ट होती है तो जो जिस एसआईटी जांच के बिहाफ पे ये तीनों अभियुक्त जेल गए हैं या इन्हें सजा मिली है, ये केस कमजोर पड़ेगा और उन्हें मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। कहा जा रहा है इसमें आपका क्या स्टैंड है, क्या कैसे कमजोर पड़ेगा? मेरी बात सुनिए, हम ऐसा है थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। जिन लोगों को जो लोग कन्विक्टेड हैं वो प्रमाणों के आधार पर कन्विक्टेड हैं। क्या इस केस को रीओपन करने से वो प्रमाण कमजोर हो रहे हैं? ये सत्ता पक्ष की लोगों से बातें आ रही हैं जो आप कह रहे हैं। एक मिनट इनका जवाब पूरा इनका प्रमाण भी तो एसआईटी ने इकट्ठे किए हैं। ये इनका पूरा मेरे को जवाब देने दीजिए। ये जिन प्रमाणों के आधार पर ये उम्र कैद की सजा मिली है, मेरा तो आरोप यह है कि ये प्रमाण कमजोर करके प्रस्तुत किए गए। जब ये प्रमाण पूरी मजबूती के साथ पुख्ता रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे तो मेरा यकीन है कि उन्हें फांसी की सजा होगी और उन्हें उम्र कैद में बदलने के लिए प्रमाणों को कमजोर किया गया। तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बात को चला रहे हैं कि दोबारा केस उठेगा साहब, तो ये तो छूट भी सकते हैं। कैसे छूट सकते हैं? दोबारा केस अगर रिओपन होगा और ये सबसे पहले तो जो लोग सत्ता में बैठे उनको नीचे उतारिए, उनको एक आम नागरिक की हैसियत से उन पर एफआईआर करिए। किसी अपराध को अंजाम देने से बड़ा अपराध यह है कि उस अपराध के सबूत मिटा देना, और ये सबूत मिटाने में जिन जिन लोगों ने भूमिका निभाई है उनके खिलाफ एफआईआर हो। जिनके नाम अभी आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो। वो आम नागरिक की हैसियत से अपने राजनीतिक
जो उनका रुतबा है उस रुतबे को साइड करके और आम नागरिक की हैसियत से केस का मुकाबला करें और तब जाकर वो पाक साबित हो तो अच्छी बात है, उसी की बात है। लेकिन जो कि आरोप लगे हैं, कितने बार उन्होंने डाइवर्ट करने की, महेंद्र भट्ट जी ने कितने बार डाइवर्ट करने की कोशिश की। भाई दुष्यंत गौतम जी क्यों बोले वो तो अनुसूचित व्यक्ति हैं और अनुसूचित व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाकर अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। हमने पहले कहा हम उनकी जाति को जानते हुए नहीं थे, किस जाति के हैं। उनकी जाति बताकर महेंद्र भट्ट जी ने वाकई उस जाति के लोगों का अपमान कर दिया, क्योंकि उनकी जाति को उजागर करने की आवश्यकता क्या थी। महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप है। महेंद्र भट्ट जी आजकल महेंद्र भट्ट जी और धामी जी एक पेज चला रहे हैं और उस पेज में मेरी तो जानकारी ये भी है कि पुलिस विभाग के लोग ही उस पेज को चला रहे हैं। दोनों वरिष्ठ लोगों के इशारे पर, धामी जी के और महेंद्र भट्ट जी के इशारे पर पुलिस विभाग उस पेज को चला रहा है। वक्त आएगा वो भी तहकीकात होगी। अध्यक्ष जी, जिसमें एक मिनट भाई मेरे बात तो होने दो पूरा। तो उसमें मुझे टोपी पहनाई जा रही है। कल मैंने चमोली में कुछ साथियों ने मुझे पूछा कि साहब एक नकली पेज चलाकर आपको जो है आपके धर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है, गणेश गोदियाल को कन्वर्ट किया जा रहा है। मैंने कहा पवार जी गणेश गोदियाल का ससुराल चमोली में है, तो मैंने कहा यहाँ तमाम नौटियाल लोग, खनौनी लोग, नौनी लोग, भट्ट लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो दूर से ही सही महेंद्र भट्ट भी मेरा रिश्तेदार है, तो गणेश गोदियाल को कन्वर्ट करके महेंद्र भट्ट कहाँ बचेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आगे आने वाले 10 महीने में जितने बार महेंद्र भट्ट मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उतने बार ये पुख्ता हो जाएगा कि महेंद्र भट्ट अपने आप पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक सवाल मुख्यमंत्री की मंशा पर पूछा। आपने कहा कि भाई अगर वो उनके परिवारजनों से बात करेंगे, आपको क्या अंदेशा लगता है कि क्या उनके परिवार को मैनेज कर लिया जाएगा या फिर तमाम ऐसी चीजें की जा सकती है? नहीं, दबाव डाल के कुछ मैं अंकिता भंडारी की मां के करुणा से भरे हुए उन आंसुओं को नहीं भूल सकता और जो मातृत्व का दर्द, जो माता के प्रेम का दर्द उनके मन में है, उसको तभी शांति मिलेगी जब इस केस की सीबीआई जांच होगी, तटस्थ जांच होगी, पारदर्शी जांच होगी और तथाकथित उस वीआईपी को सजा मिलेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो आपका अंदेशा है वो बिल्कुल नहीं होगा और अंकिता भंडारी के माता पिता, मुख्यमंत्री जी बहाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधी बात है, मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच करनी ही है क्योंकि पूरा प्रदेश आंदोलित है, उद्वेलित है। पूरे प्रदेश के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे, अन्य विपक्षी दलों के आगे मुख्यमंत्री को झुकना है, सीबीआई जांच करनी है। और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर अंकिता भंडारी के माता पिता को इसमें अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई इनके बोलने पर मैंने किया, तो हम स्वागत करते हैं। अच्छा भाई साहब, अभी एक बात कह रहे थे कि डोभाल जी किसी के हाथ से प्रसाद ले रहे हैं, वो वही व्यक्ति है दर्शन भारती जिसको आज उर्मिला सनावर जिसको लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है सब मैनेज हो गया? देखिए पवार जी, मैंने जैसे आरोप बहुत हल्के आरोप होते हैं, देखिए कोई भी आप मेरे साथ मिलते हैं उसमें वो महिला मैनेज हो गई क्या? मुझे देखिए कोई महिला मैनेज हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये आरोप देखिए, ये जो नए तथ्य हैं, ये पहले ये पुख्ता तथ्य था। अंकिता भंडारी का जिस दिन से शव मिला था, ये पहले दिन से ये तय था देखिए कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है और कोई वीआईपी। तो उस वीआईपी के संबंध में नए तथ्य प्रकाश में आए, ऑडियो आया है, ऑडियो में साफ साफ नाम बोला गया है। अब वो कौन कहाँ जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मनोज भाई, आपने कहा कि पहले दिन से तय था। जो आपने चैट पढ़ी होगी, चैट में ऐसा किसी नेता, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी का नाम तो लिखा नहीं था कि आपने कैसे कहा कि पहले दिन से तय था? ये आप लोगों ने नेगेटिव गढ़ा है? नहीं, उसमें वीआईपी का नाम था। हाँ, वीआईपी बोला। तो हम तो ये नहीं कह रहे ना कि उन्हीं की पार्टी का है, वो भाई साहब कह रहे हो बीजेपी का बोला गया। देखिए बोला गया बाकायदा। देखिए आप अगर देखिए पवार साहब, वो ऑडियो की सत्यता प्रूफ करने की जिम्मेदारी जिनका है उनकी है, लेकिन उस ऑडियो में साफ साफ बोला गया है बीजेपी का नहीं, उसमें तो बहुत आ गया है। उसमें तो क्या क्या बीजेपी का चरित्र बोला गया है, आप उसको और ढंग से बोलिए क्या क्या बोला गया है। नहीं, मैं और आप करना चाहें आप और बोलिए। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ इन्हीं के सवाल को आगे
कि अगर मान लीजिए कुछ 1-10% भी मान लीजिए कि अर्पिता भंडारी के पेरेंट्स अगर इस जांच से संतुष्ट होते हैं या और इस वाली सीबीआई के लिए आगे नहीं कहते, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? मेरी बात स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल उन्हें इस बात की खुशी होगी कि इसकी सीबीआई जांच हो। बहरहाल वो अलग पक्ष है। कांग्रेस का पक्ष यह है कि इसकी स्पष्ट रूप में सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के साथ साथ जो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच होनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल अडिग मांग है। इस मांग से हम निकल अध्यक्ष जी मेरा एक सवाल है। अध्यक्ष जी मेरा एक सवाल है। उर्मिला नामक एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कहती हुई दिख रही है कि दुष्यंत को कह रहा है कि नाम ले लेंगे, दुष्यंत का नाम लो। राठौर कहता है नजर आ रहा है कि दुष्यंत कुमार का नाम लो। हाँ, उसमें क्या कहेंगे? मैंने नहीं देखा मैंने वो वीडियो नहीं देखा। मेरी बात सुनिए, और वो तो इतने वीडियो है कि उसके लिए एक हफ्ता भी कम है। अध्यक्ष जी, तो अगर जो भी कहा होगा उसके जांच एजेंसी उसका संज्ञान देंगे, वो कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष आरती गौड़ ने कल एक सोशल मीडिया हैंडल पर आत्महत्या करने की बात कही है। क्या आत्महत्या करने की बात कही है आरती गौड़ ने? आरती गौड़ पंचायत सदस्य, उसमें आपका नाम लिया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम किस रूप में लिया? बाध्य करने के लिए, बाध्य करने के लिए, आत्महत्या करने को बाध्य कर रहे हैं। आपने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया। बाध्य कैसे भाई? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा किसी को आत्महत्या करो। मैं चाहता नहीं कि किसी की कोई आत्महत्या करे। उसमें हरीश रावत का भी नाम लिखा उन्होंने। क्या? लेकिन हम क्या, मैंने क्या कर दिया ऐसा कि उनको आत्महत्या करनी है? उनका कहना है कि सोशल मीडिया जो आपने नाम लिया है कि आपने नेशनल मीडिया में आरती गौड़ का नाम उछाला है। मैंने कहीं नहीं उछाला। एक वीडियो है, जिस वीडियो को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो भी सीबीआई में जाके अपनी बात कहें। सीबीआई कहा नहीं माना सीबीआई वो अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को नहीं। मेरी बात सुनिए, वो भी प्रदेश के नागरिक हैं, उनके भी हक हकूक हैं, और उनको पुलिस में या सीबीआई में एप्लीकेशन देना चाहिए कि भाई मुझे आत्महत्या के लिए फलाना आदमी उकसा रहा है, हमारी जांच होगी फिर। ठीक है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष एक ओवरऑल बाइट दे दीजिए। ओवरऑल बाइट। ओवरऑल बाइट। अरे भाई साहब